हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीसी लाइन में। बच्चों जीएनजी कोर्स में आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेशनल इनकम। ठीक है, टाइम बहुत कम बचा है, एग्जाम बिल्कुल पास आ गए हैं। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएँ। ठीक है, प्लस हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव है कि कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। अभी फिलहाल जो मैं आज वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट आपने 12th में पढ़े भी हुए हैं, लेकिन उनको ब्रशअप करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए। अब एग्जाम सर पे है, तो कुछ बेसिक्स पहले आज हम डिस्कस करते हैं ताकि एक बेस बन जाए। और ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा भी है कि बच्चे इससे डर रहे हैं, तो अब डरने वाली कोई बात है नहीं। अब मैं आ गया हूँ, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर इतना ईजी बना दूंगा कि पूरी इकोनॉमिक्स का सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर ही आपको यही लगेगा। ठीक है, ये पूरे यूनिट, इसके यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों कवर करेंगे अभी जल्दी से जल्दी। आज हम फिलहाल डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स ओनली, जो आपके मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम है वो, और जो कन्वर्जन फॉर्मूलाज हैं वो, प्लस कुछ स्टार्टिंग के बेसिक्स। ये कुछ चीज़ें जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो बच्चों, सबसे पहले एक डिस्कशन है मेरा छोटा सा आप लोगों के साथ कि ऐसा तो नहीं लगता आपको कि आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है तो हमें आता है, दे आएंगे एग्जाम जाके। बहुत ज़्यादा गलत सोच है, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि अब ये सीए है। ठीक है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भले ही आपने 12th में पढ़ा हुआ है, बट आपने अपग्रेड क्या करा है अपने आप को। ठीक है, तो ये सोच के मत जाना एग्जाम में कि हम 12th का जो पढ़ा हुआ है उसको लिखाएंगे जाके। सबसे ज़्यादा गलत थॉट होता है बच्चों का, बिल्कुल नहीं सोचना है ऐसा। तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। अभी हम सिर्फ बेसिक डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, और उसके बाद अपकमिंग वीडियोस में इसको 2 या 3 पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा चैप्टर आपको कवर कराऊं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, नेशनल इनकम है आपका चैप्टर 6 का यूनिट 1। ठीक है, नेशनल इनकम देखते हैं आगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज डेवलप्ड बाय, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं इसके अंदर। ठीक है, ये 2 नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो कोई भी डिटेल आपसे पूछी जा सकती है। जिन्होंने नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कंसेप्ट डेवलप किया था, साइमन कुजनेट और रिचर्ड स्टोन। इज अ सिस्टम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अकाउंट दैट रिकॉर्ड ऑल दी स्टेजेस फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू देयर फाइनल डिस्पोजल। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? प्रोडक्शन से लेकर फाइनल कंजम्पशन तक के सारे स्टेप्स क्या क्या होते हैं, और हर एक स्टेज पर जो इनकम जनरेट होती है वो सब नेशनल इनकम में जाके ऐड होती है। कैसे? पहले क्या होगा, गुड प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फर्नीचर बनाने का काम है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक रॉ वुड लेके आएंगे कहीं से, वो मेरे को पड़ी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ की। कितने की? 100 रुपीज़ की मैं लेके आया वुड। अब क्या होगा, अब उसके प्लैंक्स बनेंगे, उसके पीसेस बनाए जाएंगे ताकि फर्नीचर के लिए डिजायरेबल यूज करा जा सके। राइट, तो जब मैं वुड लेके आऊंगा आगे, तो एक पर्सन वुड लेके आएगा, वो उसको आगे प्लैंक बना के बेचेगा किसी और को। राइट, अब उसने क्या करा, इस 100 रुपीज में सपोज 50 ऐड करके 150 का बेच दिया। तो ध्यान दो, पहले नेशनल इनकम में ऐड हुआ 100, फिर उसके बाद नेक्स्ट पर्सन ने कितने का एडिशन किया, 50 का। और ध्यान दो, ये पूरा प्रोडक्शन स्टेज चल रहा है अभी। फिर जिसके पास ये जाएगा वो क्या करता है, इन सबको जोड़ के फर्नीचर बनाता है, पूरा एक फर्नीचर कंपाइल करता है, और आगे किसको बेचता है, एक होलसेलर को। ठीक है, होलसेलर आएगा, इससे सारा सामान लेके चला जाएगा, और सपोज ये इसके अंदर एडिशन करता है और ये बेचता है आगे 250 का, तो फिर से यहां पर एक 100 का एडिशन हो गया 100 का एडिशन। उसके बाद क्या होगा, वो आगे जाएगा रिटेल पे, रिटेल में भी ये प्राइस ऐड हो जाएगा, और सिमिलरली फाइनल कंज्यूमर के पास। तो आपको समझ आ गया हर स्टेज पर कैसे कैसे अमाउंट ऐड होता जा रहा है। तो इसलिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से लेकर फाइनल डिस्पोजल तक जो भी स्टेप्स होते हैं, और हर स्टेप पे जो जो कंजम्पशन होती है और जो जो इनकम जनरेट होती है, वो सब यहां पे काउंट होगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट शोज हाउ दीज ट्रांजेक्शन आर इंटर रिलेटेड एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी सर्विंग द नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइवेट एनालिस्ट कहां कहां काम आता है, प्राइवेट एनालिस्ट के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, और डिसीजन मेकर्स के लिए। नेशनल इनकम अकाउंट्स आर कंपाइल्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स है बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको डिटेल स्टडी करनी बहुत जरूरी है, ताकि आप कोई भी बीच की चीज छोड़ के ना जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस, क्या क्या यूजफुलनेस है हमारे पास नेशनल इनकम की और क्या क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं, मतलब ये काम कहां कहां पे आता है हमारे पास। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बिजनेस फोरकास्ट करने में, बिजनेस फोरकास्ट करना मतलब क्या है कि आप प्रेडिक्ट करोगे ना कि बिजनेस में क्या क्या होने जा रहा है, प्रेडिक्ट करोगे कि नहीं, तो बिजनेस को फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करना, राइट, तो बिजनेस फोरकास्टिंग। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, भाई इकोनॉमी में चल क्या रहा है, जब इकोनॉमी की नेशनल इनकम हमें पता होगी कि कितनी है तभी तो प्रेडिक्ट कर पाओगे, है ना। तो यानी नेशनल इनकम को समझने के लिए, इनकम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए, फिर पॉलिसीज बनाने के लिए। अब गवर्नमेंट नेशनल इनकम को देख के ही पॉलिसीज बनाती है, अगर इनकम स्लो स्लो बढ़ रही है तो उस अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाएगी, राइट, इनकम का पेस अच्छा चल रहा है तो वो उस अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाएगी, राइट। आगे फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट यानी कि जो पूरी इकोनॉमी में जितनी भी प्राइसिंग से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक की जितनी भी पॉलिसीज है उन सब के अंदर भी ये हेल्प करता है। फिर आता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जो अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स इंडिकेट द पॉसिबल इनइक्वालिटीज, मतलब कि देयर आर डिफरेंट सेक्शंस इन द सोसाइटीज और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में कौन कौन से आ जाते हैं आपके पास, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर भी होता है हमारा, राइट। तो इनके अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, यानी कहां पर कितना कितना इनकम डिजायरेबल एलोकेट करा गया, राइट। तो उसके लिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसीज बनाना कैसे पता लगेगा हमें, विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम। आगे स्ट्रक्चरल कंपैरिजन, अब हमें स्ट्रक्चर भी देखने हैं कि कौन से लेवल पर कितने कितने चीजें इन्वेस्ट हो रही हैं और क्या क्या हो रहा है, तो उसके लिए स्ट्रक्चरल कंपैरिजन भी करना है। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल कंपैरिजन। अब आपने अपनी इकोनॉमी में क्या कर रहा है उसको हम कंपेयर करेंगे दूसरी इकोनॉमी से, बट पहले नेशनल इनकम पता होगी तभी तो, राइट। पहले क्या पता होगी हमें, नेशनल इनकम, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फिर आता है पॉलिसी गाइडेंस। पॉलिसी गाइडेंस क्या है, व्हेन कंबाइंड विद द फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी डेटा इट हेल्प्स इन फ्रेमिंग पॉलिसीज फॉर ग्रोथ एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का मतलब पता है ना आपको, प्राइजेस बढ़ना, तो नेशनल इनकम से ही हमें पता लगेगा कि जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं अगर उनको कंट्रोल करा जा सकता है तो उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनानी होंगी, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। बेटा अभी हम इस वीडियो में सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स कवर करने वाले हैं, यहां से आपके कुछ कंसेप्ट जो आपने 12th में ही पढ़े हुए हैं हम उनको थोड़ा सा पॉलिश करेंगे, बहुत टाइम हो गया ना पढ़े हुए, अब थोड़ा सा पॉलिशिंग की जरूरत है, तो थोड़ा उनको पॉलिश करते हैं आज अच्छे से। फिर उसके बाद होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर देंगे पूरा चैप्टर, जिसके अंदर आपके मेजर टॉपिक्स आएंगे कौन कौन से, प्राइवेट इनकम, प्राइवेट पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इस तरह के कंसेप्ट्स जो आपने अभी तक 12th में नहीं पढ़े, ठीक है ना। तो अभी हम आज सिर्फ बेसिक डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के डिटेल टॉपिक्स लेके आएंगे और वो न्यू टॉपिक जो आपने आज तक देखे ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं जरा। बच्चों एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने कभी जीडीपी सुना है? सुना ही होगा, जीडीपी तो सुनते आ रहे हैं 12th क्लास से। होता क्या है जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी? फुल फॉर्म तो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या है इसका, मतलब है वो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वो वैल्यू जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस करी जा रही है। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी वैल्यू इज कॉल्ड जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी का मतलब समझ आया क्या होता है, राइट। अब ऐसे ही कुछ टर्म्स हैं, चलो देखते हैं और कुछ कन्वर्जन फॉर्मूलाज देखते हैं हम जरा एक बारी। चलो तो बच्चों कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। ये डेफिनेटली आपने 12th में तो पढ़े हुए हैं, लेकिन अब हम इनको थोड़ा सा पॉलिश करते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया पढ़े हुए, राइट। और अब एग्जाम बिल्कुल ही सर पे है, तो थोड़ा सा इनको पॉलिशिंग की जरूरत है। ऐसा ना हो कि अब एग्जाम देने बैठो और याद ही ना है कि क्या पढ़ा था। भाई वही वाली बात आ गई ना, बच्चे जाएंगे 12th का कि हमने तो पढ़ा हुआ है, फिर एग्जाम में बैठोगे फिर याद ही नहीं आएगा, राइट। तो पहले हम आज सिर्फ हम बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मेजर टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज्यादा, ठीक है। पहले बेसिक्स देखते हैं। तो एक टर्म अभी हमने डिस्कस करी थी जीडीपी, जिसका मतलब है ग्रॉस, ये तो फुल फॉर्म है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या मतलब है इसका? वो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है, वो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है। और अब ये जो 3 वर्ड्स है इसके अंदर, यहां से शुरू करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब तो हो गया प्रोडक्टिविटी, यानी जितना भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रही है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो पहले 2 वर्ड्स हैं ग्रॉस और डोमेस्टिक, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। ग्रॉस का मतलब क्या है, आप लोग अकाउंट्स भी पढ़ते हैं या कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा ग्रॉस और नेट। तो ग्रॉस का मतलब है वो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसके अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ओवर द टाइम नॉर्मल वियर एंड टियर या हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कम होती रहती है प्रोडक्ट्स की वो तो होगी, राइट। तो लेकिन हम जब हम ग्रॉस लिख रहे हैं तो हम उस डेप्रिसिएशन को
माइनस नहीं कर रहे, यानी इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। बात समझ आई? तो एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। अभी हम फॉर्मुलाज भी देखेंगे। दूसरी टर्म मैंने लिखी है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब विद इन इकोनॉमी के अंदर। डोमेस्टिक का हिंदी वर्ड क्या होता है? घरेलू। यानी हम यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं अगर, तो दैट मींस विद इन इंडियन इकोनॉमी के अंदर अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है, सिर्फ उसको बोल रहे हैं डोमेस्टिक। प्रोडक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो यानी कि ये जो ग्रॉस है ये नेट भी हो सकता है, जी की जगह एन भी हो सकता है, ये डोमेस्टिक है इसकी जगह नेशनल भी हो सकता है। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही रहेगा, इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। जो हमारा प्रोडक्ट है वो तो प्रोडक्ट ही रहेगा, डोंट वरी। तो अगर मैंने एनएनपी लिख दिया तो ये क्या बन गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट, राइट? इट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि अब हमने नेट लिखा है तो इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, और नेशनल लिखा है तो यानी कि जो विद इन इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो तो हम ले ही रहे हैं, साथ साथ बाहर से आई हुई कुछ इनकम्स को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है। और इसके अलावा एक और चीज होती है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं जीडीपी एट एमपी, और एक मैंने लिखा जीडीपी एट एफसी, इन दोनों बातों का क्या मतलब है? नीचे जो लिखा है एमपी और ये जो लिखा है एफसी, इसको समझते हैं थोड़ा सा। एफसी का मतलब है, एफसी स्टैंड्स फॉर फैक्टर कॉस्ट। व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? जल्दी से बताओ बच्चों, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, राइट? ये हमारे पास होते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन होती है, राइट? अब इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट क्या होती है? लैंड के लिए कॉस्ट होती है रेंट, जो लैंड है उसके लिए कॉस्ट क्या होती है? उसका रेंट। जो लेबर है उसके लिए कॉस्ट क्या होती है? उसके वेजेस, राइट? और कैपिटल के ऊपर कॉस्ट क्या होती है? कैपिटल के लिए होती है इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के लिए कॉस्ट क्या होती है? प्रॉफिट। वो अपना प्रॉफिट लेके जाता है ना, तभी तो प्रोडक्शन कर रहा है, राइट? तो ये जो चारों कॉस्ट है मेरे पास, दीज आर कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। यही चारों होती है फैक्टर कॉस्ट। तो जब हम जीडीपी यानी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की काउंटिंग करते हैं एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि सिर्फ इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट लग रही है सिर्फ उसकी बात हो रही है। तो हमने यहां पर क्या ऐसी चीज है जो नहीं ली? वो है टैक्स। और कौन सा टैक्स? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी वो टैक्स जो गवर्नमेंट को जाता है। जब आप प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको एक अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो भी गवर्नमेंट को देना होता है, जो कि अपार्ट फ्रॉम योर फैक्टर कॉस्ट है। मतलब अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप ये चारों कॉस्ट तो बियर कर ही रहे हैं, साथ साथ आप एक ये भी बियर कर रहे हैं, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर फैक्टर कॉस्ट, इट इज अ पार्ट जो कि अदर देन फैक्टर कॉस्ट है। तो अगर आप इसको भी इंक्लूड कर देते हैं, इन चारों फैक्टर कॉस्ट में इसको भी इंक्लूड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास मार्केट प्राइस। क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस बन जाएगा। तो डिफरेंस समझ आया कि फैक्टर कॉस्ट से अगर हम मार्केट प्राइस पे जाना चाहते हैं तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अभी मैं ये सारी चीजें कंबाइन करके तीनों फॉर्मुलास फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। तो अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि एफसी और एमपी का क्या मतलब होता है। एफसी का मतलब जो सिर्फ फैक्टर कॉस्ट यानी ये चारों कॉस्ट, और अगर हम इसमें टैक्स का अमाउंट भी इंक्लूड कर लें तो आ जाएगा मार्केट प्राइस, ठीक है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, थोड़े फॉर्मुलाज जरा देखते हैं एक बार यहां पे सारे एक साथ कंबाइन करके। एक बार सारे फॉर्मुलाज शुरू से देखते हैं सारे, ठीक है, और सारे के सारे इंक्लूड करेंगे इसमें। तो देखो क्या क्या समझा हमने अभी तक कि अगर कुछ ग्रॉस में दिया हुआ है और मेरे को उसको नेट में लेके जाना है, ऑलरेडी ग्रॉस में है कुछ और नेट में कन्वर्ट करना है। मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट वाली टर्म की। देखो 3 टर्म होती है ना, बार बार बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म की। अगर ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, ये डेप्रीसिएशन है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो डेप्रीसिएशन माइनस होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि नेट से ग्रॉस में आएंगे तो प्लस डेप्रीसिएशन करेंगे। बहुत सिंपल बात है, ठीक है, बहुत सिंपल सा लग रहा है। आगे देखते हैं। दूसरा मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे हैं ऑलरेडी, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, है ना, एफसी लिख देते हैं छोटा। अगर फैक्टर कॉस्ट है ऑलरेडी और मेरे को उसको मार्केट प्राइस में लेके जाना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टर कॉस्ट में तो वो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है वो होती है। तो उसके अंदर अगर हम क्या ऐड कर दें? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट पे आना हो तो माइनस एनआईटी कर देंगे, सिंपल। तीसरी चीज जो मैंने आपसे कहा था कि अगर डोमेस्टिक में दिया हुआ है कुछ, क्या दिया हुआ है? डोमेस्टिक, और मेरे को उसको नेशनल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बच्चों?
नेशनल में। तो डोमेस्टिक से नेशनल मतलब कुछ बाहर से आया हुआ ऐसा पैसा भी इंक्लूड करना है जो विद इन इकोनॉमी के अलावा है, राइट। तो उसका नाम है NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो आप डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंच जाओगे। सिमिलरली अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक में आना चाहते हैं तो -NFIA। भाई डोमेस्टिक से नेशनल जाना था तो +NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक आना है तो -NFIA। ठीक है ना, ये तीनों बात समझ आई। अब इन तीनों से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन है, वो देखते हैं जरा क्या क्या एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले डेप्रीसिएशन। बच्चों डेप्रीसिएशन के लिए एक और नाम होता है, क्या होता है जल्दी से बताओ। बिल्कुल ठीक, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जितनी आपकी फिक्स कैपिटल कंज्यूम हो रही है वही तो डेप्रीसिएशन है। फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन क्या होता है? फिक्स कैपिटल आपने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी, अब वो कंज्यूम हो रही है, यूज हो रही है, तो उसमें से कुछ ना कुछ कम हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। तो क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन ना दिखे और ये दिख जाए तो दैट मींस वो डेप्रीसिएशन की ही बात हो रही है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मैं पूरा नहीं लिख रहा, बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब क्या है समझते हैं। सपोज आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया 10 रुपए का, एग्जाम्पल आपने 10 रुपीज का टैक्स दिया गवर्नमेंट को, आप प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, आपने 10 रुपीज का टैक्स पे करा और गवर्नमेंट ने उधर से आपको सब्सिडी दे दी 2 रुपए की। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आपने अपनी पॉकेट से तो नेट आपका 8 ही है ना भाई, 10 रुपए आपने दिए, 2 रुपए का फायदा हो गया, तो नेट अमाउंट तो 8 ही गया, है कि नहीं। तो इसलिए ये तो वो अमाउंट ऑफ टैक्स है जो आपने गवर्नमेंट को दिया, और ये वो सब्सिडी है जो गवर्नमेंट ने आपको दी। सब्सिडी का मतलब भी आपको साथ साथ क्लियर हो गया, जो गवर्नमेंट से हमें छूट मिलती है। आप कुछ इस तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको छूट दे देती है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या बन गया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो दैट मींस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है ना। तीसरी चीज लिखी बच्चों हमने यहां पर NFIA। NFIA का मतलब मैंने क्या बताया आपको? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से आई हुई इनकम। अब सुनो, अगर बाहर से कुछ अमाउंट आया है, ऐसे समझते हैं बाहर से मेरे पास आया 50,000 रुपए एग्जाम्पल, और यहां से बाहर गया भी है 20,000, तो मैं यही तो कहूंगा कि नेट 30,000 आया बाहर से। भाई नेट में बात करते हैं ना कि 50 मेरे को आया बाहर से, 20 यहां से गया, तो नेट तो 30 ही आया, मतलब बचा तो 30। तो इसलिए हम यहां पर नेट अमाउंट लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या सर्च करना है क्वेश्चन में कि कितना गया और कितना आया। अगर सिर्फ गया वाला ही दिया हुआ है तो वही नेट है, मतलब आया, मतलब समझ रहे हो। अगर सिर्फ आया वाला ही दिया हुआ है सॉरी, तो वही हमारा नेट है, यानी गया कुछ है ही नहीं। समझ रहे मेरी बात, कि जो अमाउंट गया है आप उसको क्या एज्यूम कर लोगे? 0, अगर नहीं दिया हुआ तो बेसिकली फॉर्मूला क्या है कि फैक्टर इनकम फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये फ्रॉम और टू पे मेन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। भाई जो बाहर से पैसा आया माइनस जो बाहर पैसा गया, तो जो नेट अमाउंट है वो क्या बन जाएगा? NFI, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है? अच्छा, इसमें अब इन तीनों से रिलेटेड थोड़ा सा देखते हैं। डेप्रिसिएशन तो क्लियर है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ, सिर्फ सब्सिडीज दी हुई है, आपको सब्सिडीज दी हुई है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में 50 क्या दी हुई है? सब्सिडीज। तो आप क्या करोगे? मैंने क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ, सिर्फ सब्सिडीज दी हुई है क्वेश्चन में 50, तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना होगा? तो ऑब्वियसली आप ये कहोगे कि आपने पे तो कुछ करा ही नहीं, सब्सिडी उल्टा आपको और मिल गई, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट होगा -50। अब इससे होगा क्या? मैथमेटिक्स का सिंपल रूल अप्लाई होगा कि जहां पर आपको प्लस करना है वहां वो माइनस हो जाएगा, है ना। भाई फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए हमें पता लग गया कि प्लस करते हैं, पर आया माइनस में, तो यानी कि प्लस माइनस माइनस, है ना। तो करना तो प्लस है, बट बिकॉज ऑफ इट्स माइनस साइन वो अल्टीमेटली यहां पर माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहां से यहां जाना होगा तो करना तो माइनस है, बट आया माइनस में हुआ ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? तो ये कुछ कन्वर्जन के फॉर्मुलाज है जो आपको क्वेश्चंस में यूज करने हैं। बात समझ आ गई? अब इसमें मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक, नेशनल, ग्रॉस, नेट, ये सारे चीजें कवर हो गई इसके अंदर, जिसके अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर होते हैं। ठीक है ना। अच्छा अब एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या?
जो तीनों मेथड आपके नेशनल इनकम कंप्यूट करने के कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला मेथड है बच्चों इनकम मेथड, याद है कुछ? इनकम मेथड आपने जैसे भी पढ़ा हुआ है 12th में, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं सारी बातें, ठीक है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चा काफी टाइम हो जाता है पढ़े हुए, तो थोड़ा ब्रशअप की जरूरत रहती है। और प्लस उन बच्चों के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं जो ये सोच के जाते हैं कि हमें आता है, वो तो ध्यान से सुने बहुत, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा लगता है कि आता है, पर एग्जाम में जब करते हैं तो फिर भूल जाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपने ब्रशअप नहीं करा चीजों को, तो इसलिए ब्रशअप करना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं इनकम मेथड में क्या होता है एग्जैक्टली, इसका मतलब क्या है। हम नेशनल इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम में हम ये जानना चाहते हैं कि पूरी इकोनॉमी में लोग कहां कहां से कौन कौन से सोर्सेज से अर्न कर रहे हैं, उन सबको उठा के ऐड कर दो तो आ जाएगी इनकम, है कि नहीं? अच्छा, इन मेथड से पहले एक चीज और रह गई छोटी सी, कि जब हम नेशनल इनकम कंप्यूट करने की बात कर रहे हैं, क्या आपको याद है कि नेशनल इनकम हम किसको बोलते हैं? मतलब वो जो टर्म्स है जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, उसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जिसको हम नेशनल इनकम के इक्वल मानते हैं? वो होती है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब भी आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला जाएगा, मतलब कि एनएनपी एट एफसी की बात हो रही है, ठीक है ना? तो इनकम मेथड में बच्चों सबसे पहला तो सोर्स क्या है अर्न करने का? लोग जॉब करते हैं, जॉब से अर्न करते हैं, राइट? तो जॉब का मतलब है, फर्स्ट चीज हम यहां पर लेंगे दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है? मतलब जो उनको कॉम्पनसेशन मिल रहा है काम करने के बदले। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, कैश एंड काइंड बोथ, ठीक है? वीडियो पॉज करके फॉर्मूला नोट करते चलेंगे, समझ समझ के आराम से। दूसरी चीज जो आएगी यहां पर, वो आएगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। समझते हैं थोड़ा सा। एम्प्लॉयज को जो पैसे मिल रहे हैं काम करने के, ठीक है, वो यहां कवर हो गए, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर मैंने लिखा है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ध्यान दो, एम्प्लॉय नहीं लिखा मैंने, एम्प्लॉयर्स लिखा है। मींस व्हाट, कि कंपनी की तरफ से जो आपको आपके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो अमाउंट भी आपको एक तरीके से कंपनसेशन ही तो मिल रहा है काम करने का। पर ध्यान रहे एम्प्लॉय का नहीं आएगा। बच्चों ने 12th क्लास में रटा हुआ है इसको, एम्प्लॉय वाला नहीं लेना, एम्प्लॉयर वाला लेना है। अरे भाई क्यों? क्यों भी तो पता होना चाहिए हर बात का। तो क्यों यहां पर यह है कि उसकी जो वेजेस एंड सैलरीज है वो ऑलरेडी ले चुके हो। अब अगर वो अपने आप कुछ कंट्रीब्यूशन, ये नहीं कि वो कर नहीं सकता, कर सकता है, वो अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है अगर अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए, तो वो सैलरी में से ही तो कर रहा होगा। तो ये तो कहीं पर भी नहीं कहा नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में कि जब वो अपने सैलरी अर्न करेगा उसमें से अगर वो उसको कहीं स्पेंड करेगा तो वो भी उसकी इनकम है। गेटिंग द कंसेप्ट? अगर इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो वो उसका खर्चा है, उसकी इनकम नहीं है, जो कि अपनी सैलरी में से कर रहा है वो, और उसकी सैलरी को हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। गॉट द पॉइंट? तो यहां पर हम इसलिए एम्प्लॉयर का लेते हैं बिकॉज इट इज इन एडिशन टू द सैलरी ही इज गेटिंग फ्रॉम डूइंग अ जॉब, ठीक है ना? जॉब के साथ जो उसको सैलरी मिल रही है उसके एडिशन में कंपनी की तरफ से उसको बेनिफिट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बात समझ आ गई? इसलिए हम यहां पर एम्प्लॉयर वाला लेते हैं, एम्प्लॉय वाला नहीं लेते। ये रीजन है। कई बच्चों को हो सकता है आज पता लगा हुआ रीजन, कोई बात नहीं, ध्यान से पढ़ेंगे। सेकंड, ऑपरेटिंग सरप्लस, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हम ऐड करते हैं वो होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस? ये पहली बात तो जॉब वाले लोगों की तो बात हो नहीं रही, उनकी तो इनकम हमने ले ली ऑलरेडी। ये इनकम है उन लोगों की जो अदर देन जॉब कुछ और काम कर रहे हैं, यानी कि जैसे रेंटल इनकम आ रही है उनको, या वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट हो रहा है ना, अदर देन जॉब। तो कौन कौन सी चीजें कवर्ड है जो आपके सिलेबस के लिए रेस्ट्रिक्टेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो कौन कौन सी है? रेंट, इंटरेस्ट, आई होप रेंट और इंटरेस्ट तो आपको पता ही होगा क्या होता है। फिर आता है रॉयल्टी, मैं रॉयल्टी के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको अभी, चलो पूरा लिख देते हैं दोबारा। रेंट के बाद हमने बात करी इंटरेस्ट की, ठीक है? इंटरेस्ट के बाद रॉयल्टी, ठीक है? रॉयल्टी के बाद आता है प्रॉफिट। पहले रॉयल्टी की बात करते हैं। रेंट तो आपको पता है, रेंटल इनकम। इंटरेस्ट भी आपको पता है, कहीं आप डिपॉजिट करते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट आता है, या फिर आप लोन देते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है।
एंड प्रॉफिट भी आपको पता है थोड़ा थोड़ा। रॉयल्टी क्या होती है? अगर आप बुक के पब्लिशर है या फिर आपके पास कोई पेटेंट है जिसको आप किसी और को यूज करने की परमिशन दे रहे हैं, मतलब कोई और आपका पेटेंट करी हुई चीज को यूज कर रहा है, तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा आपको आएगा। अगर आपकी बुक मार्केट में सेल हो रही है शॉप पे, तो जब भी वो बुक सोल्ड होगी उसका कुछ हिस्सा आपको आएगा, और इन्हीं टाइप्स की इनकम को हम बोलते हैं रॉयल्टी। मतलब कि आपकी मेहनत जो आपने उसके अंदर डाली है, तो क्योंकि वो आप नहीं कर रहा, कोई उसको कॉपी नहीं कर रहा, राइट, तो जब भी उसको कोई यूज कर रहा है, वो सेल हो रहा है मार्केट में, तो उसका कुछ पार्ट ऑफ इनकम आपको हमेशा मिलेगा। उसी को बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। ज्यादातर हम इसको बुक पब्लिशर्स के केस में ही देखते हैं अपने आसपास, ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट का क्या मतलब? जो बिजनेस ओनर्स अर्न करते हैं, है ना। इस प्रॉफिट्स की भी आगे 3 सब हेडिंग्स है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट में सबसे पहले जब भी कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, सबसे पहले तो वो क्या करेगा? टैक्स दे देगा गवर्नमेंट को, कॉर्पोरेट टैक्स के फॉर्म में। फिर क्या होगा उसमें से? वो प्रॉफिट में से क्या करेगा? डिविडेंड दे देगा शेयर होल्डर्स को। भाई जब बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न करा है तो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया था कंपनी में, उनको डिविडेंड देना भी जरूरी है। अब जो बचेगा प्रॉफिट, उसको हम किस नाम से जानते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को? रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोल सकते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स, जो पैसे बच गए आफ्टर स्पेंडिंग। और एक और नाम से जानते हैं इसको, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, तीनों का मतलब एक ही है कि जो प्रॉफिट कंपनी के पास बच जाता है आफ्टर गिविंग टैक्स एंड डिविडेंड। बात क्लियर है? अब एक चीज सुनो, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी इन मेथड्स के अंदर क्या है कि अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, रॉयल्टी भी दी हुई है, और मान लेते हैं कि प्रॉफिट भी दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है, तो ये सब मेरे लिए बेकार हो गया, क्योंकि जब मेन हेडिंग ही दी हुई है तो हम सब हेडिंग्स को यूज नहीं करते। जब मेन हेडिंग ही मेरे पास है तो मैं सब हेडिंग्स को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूंगा। बात समझ आई? ठीक है ना। सिमिलरली प्रॉफिट के अंदर भी बेटा 3 सब हेडिंग्स है। अगर आपको क्वेश्चन में डिविडेंड दिख गया, कॉर्पोरेट टैक्स दिख गया और प्रॉफिट दिख गया, तो दैट मींस आप प्रॉफिट ले लो ना, आपको ये सब चीजें लेनी ही नहीं, क्योंकि जब मैंने बोला तो है कि इसकी सब हेडिंग्स है, तो अगर प्रॉफिट ले लिया तो दैट मींस ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। बात समझ आ गई? तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के हिसाब से ही आपको फॉर्मूलाज लर्न करने। तीसरी चीज जो आती है, जो एक और सोर्स है अर्न करने का, वो क्या होता है? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जो लोग अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं और पैसा अर्न करते हैं। लाइक आप जब सीए बनेंगे, तो आप अगर प्रैक्टिसिंग सीए बनेंगे तो आपकी जो इनकम है वो यहां पर आएगी, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप जॉब करते हैं तो यहां आएगी, राइट। अगर आप अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं और पैसा अर्न कर रहे हैं तो दैट इज योर प्रोफेशनल इनकम, जो कि इसमें कंसिडर होती है। इसमें मिक्स्ड वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम, तो ये तीनों टाइप्स की इनकम को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है इनकम मेथड से बच्चों, वो क्या आता है? वो आता है NDP@FC। तो क्या ये नेशनल इनकम है? नहीं, ये नेशनल इनकम नहीं है। नेशनल इनकम होती है ये, मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि नेशनल इनकम होती है NNP@FC, ठीक है ना। तो हम NDP@FC को NNP@FC में कन्वर्ट कर लेंगे। बता रखा है मैंने, फिर से बता देता हूं। देखो, आपके पास जब आंसर निकल जाएगा NDP@FC, आपको उसको कहां तक लेके जाना है? NNP@FC तक लेके जाना है। तो क्या चीज रह गई है? डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, राइट। और डोमेस्टिक से नेशनल का फॉर्मूला क्या बताया था? बाहर से आई हुई फैक्टर इनकम को हम ऐड कर देते हैं, जिसका नाम है NFIA। तो हम इसके अंदर NFIA ऐड कर देंगे और जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा दैट विल बी योर नेशनल इनकम। मेथड क्लियर हुआ? तो ये है इनकम मेथड। नेक्स्ट मेथड देखते हैं इसके बाद बच्चों, वैल्यू एडिड मेथड। चलो वीडियो पॉज करके आराम से फॉर्मूलाज नोट करने हैं और समझने हैं, और मेरे को कमेंट में लिख के बताना है कि आपको कौन सा ऐसा पार्ट है इनके अंदर जो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। हम उसको रिजॉल्व करेंगे। एग्जाम्स बिल्कुल सर पे है, ऐसा ना हो कि आपको कोई कंफ्यूजन रहे, तो कोई कंफ्यूजन मत रखना माइंड में। जो सा भी पार्ट आपको समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर, वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। हम आपको जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। चलो, तो सेकंड मेथड देखते हैं बच्चों। सेकंड मेथड है हमारा वैल्यू एडिड मेथड। व्हाट इज वैल्यू एडिड मेथड? याद करो, मैंने अभी क्लास की शुरुआत में आपको एक बात बोली थी। कौन सी बात बोली थी? प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन से लेकर फाइनल कंजम्पशन तक के जो स्टेप्स होते हैं सारे, आपको याद है? उसके अंदर मैंने क्या कहा था कि वुड चली 100 रुपए की, फिर उसके अंदर 50 रुपीज ऐड होकर वो 150 की सोल्ड हुई, फिर वो आगे 250 की सोल्ड हुई, एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। तो हर एक स्टेज पर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है,
हर एक स्टेज पर कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो रही है। तो एक बात बताओ, जब वो 100 रुपए की वुड चली और आगे 150 की सोल्ड हुई, तो हमने 150 क्यों नहीं इंक्लूड करा इकोनॉमी में? उसका सीधा सा रीजन ये है कि उस 150 में से जो 100 है वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। अगर आप 100 के बाद 150 ले लोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है। नेशनल इनकम ये कहते हैं कि डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है। तो वैल्यू एडेड मेथड के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब जो भी आपने प्रोडक्शन करी है उसकी वैल्यू। अब जो आप प्रोड्यूस करोगे उसको आप क्या करो, प्रोड्यूस आपने करे क्यों है, ताकि आप उसको बेच सको, राइट। तो प्रोडक्शन, इस वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर हम क्या क्या कंसीडर करेंगे, कितना आपने बेचा और कितना आपने अपने स्टॉक में रख लिया। अब जो पार्ट नहीं बेचा उसको क्या करोगे, स्टॉक में रखोगे ना। तो दोनों चीजें लेनी है, एक तो हमें लेंगे इसके अंदर सेल्स। देखो ये अगर आपको उसी तरीके से बात हो रही है कि हर स्टेज पे आप जितने की भी सेल कर रहे हो, जैसे जो 150 की कोई चीज सेल हो रही है तो वो ये है, और इसमें हमने परचेज कितने का किया था, 100 का, है ना, वुड करी थी 100 की परचेज, तो वैल्यू एडिशन आ रहा है 50 का। तो हम यही चीज यहां पर कर रहे हैं इलेबोरेटेड मैनर में, ठीक है ना, बात वही है, ठीक है। नाउ मैंने क्या कहा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में आप सबसे पहले लोगे सेल्स, और बच्चों सेल्स भी दो तरह की होती है, कौन कौन सी, एक होती है डोमेस्टिक सेल्स, यानी जो आप विद इन कंट्री में करते हैं, और दूसरी होती है एक्सपोर्ट, जो आप कंट्री के बाहर करते हैं। सिंपल। अब ये फॉर्मुलाज इस तरीके से बनाए हमने कि जब आप सेल्स वर्ड देखोगे कहीं पर भी लिखा हुआ तो दैट मींस टोटल सेल्स, उसके अंदर एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक सेल्स दोनों इंक्लूडेड है। क्वेश्चन में अगर आपको एक्सपोर्ट दिख रहा है और सेल्स भी दिख रहा है तो आप एक्सपोर्ट्स को इग्नोर कर दोगे, एक्सपोर्ट्स को नहीं लोगे क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूडेड है। सिमिलरली यहां पर भी वही बात अप्लाइड होती है कि अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है, यानी आपको सपोज ऐसे दिया हुआ है कि विद इन इकोनॉमी में आप इतना इतना सेल कर रहे हो सब जगह पे, और फिर एक सिर्फ सेल वर्ड लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है एक सेल्स वर्ड, तो दैट मींस वो उसके अंदर सारी सेल्स इंक्लूडेड है, वो भी और उसके अलावा कोई भी सेल्स है वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स सेम बात, ठीक है ना। अगर आपको मेन हेडिंग दिख जाती है तो आप सब हेडिंग्स को इग्नोर करते रहोगे। तो मैंने आपसे क्या बात करी थी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमने एक तो लिया सेल्स जिसके अंदर डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स दोनों आ गए। दूसरा हमने क्या कहा कि भाई जो भी आपने आउटपुट निकाला है या तो आप उसको सेल करोगे या फिर अपने स्टॉक में डाल दोगे, तो स्टॉक वाला भी तो लेंगे। तो दूसरी हम चीज जो इंक्लूड करते हैं इसमें वो है चेंज इन स्टॉक। बेटा फॉर्मुलास को अगर आप समझ लोगे ना तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप अगर समझ लोगे कि हो क्या रहा है फॉर्मुला में, ठीक है ना। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक में को हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जितना भी साल के एंड में है माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर में आपने कितनी प्रोडक्शन करी है जो आपके स्टॉक में पड़ी है, राइट। जो सेल करा है वो तुमने ले लिया, जो बना के आपने स्टॉक में डाला है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो चेंज इन स्टॉक इसमें ऐड हो जाता है सेल्स में, तो हमारे पास आती है टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमें माइनस क्या करना होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का क्या मतलब होता है बच्चों, वही जो मैंने आपको बताया अभी कि आपने 150 का कुछ बेचा और 100 का आपने खरीदा था, तो 100 का आपने जो खरीदा था वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में ऐड हो चुका है, इसलिए हम यहां से उसको माइनस कर देंगे। यानी इसका सिंपल मतलब होता है परचेजेस, है ना, जो भी आपने परचेज करा है। और परचेज भी फिर से दो तरह की हो सकती है, कौन कौन सी, एक हो गई आपकी डोमेस्टिक परचेज जो आपने विद इन कंट्री में परचेज करा है, और दूसरा अगर आपने कुछ इंपोर्ट करा है, ठीक है। क्वेश्चन में फिर से सेम बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हेडिंग मिल जाएगी तो सब हेडिंग्स को इग्नोर कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में इंपोर्ट दिख रहा है और या परचेज भी दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही लिखा हुआ है, तो हम इसको यहां से लेस कर देंगे, ठीक है। हम बाकी जो इसकी सब हेडिंग्स है उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ऐसा करने से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा कि कितने का वैल्यू एडिशन हुआ है, और उसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विच इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। इसी को ही हम कंट्री की जीडीपी एट एमपी मान लेते हैं। अब इससे आपको जो भी आंसर निकालना है वो आप कन्वर्जन फॉर्मुलाज लगा के कर सकते हो, ठीक है। यहां तक समझ आया। थर्ड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे पहले बच्चों एक बात फिर से बताना चाहता हूं कि ऐसा जो आपने 12th तक अभी तक पढ़ा है कि बस फॉर्मूला रटो, क्वेश्चन में देखो और कर दो, ऐसा नहीं। अब आपको फॉर्मुलास को रटना नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा था कि फॉर्मुलास को आपको समझ के जाना है, क्योंकि अब आप जिस कोर्स में एंटर कर रहे हो उसके अंदर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है, ना कि क्रैमिंग। क्रैमिंग से ज्यादा आपको ध्यान देना है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ठीक है। जितना आप चीजों को बारीकी से समझोगे उतना आप अच्छा एग्जाम में कर पाओगे। बात समझ रहे हो। तो थर्ड मेथड डिस्कस करते हैं एक बारी।
एक्सपेंडिचर मेथड। चलो एक्सपेंडिचर मेथड क्या है कि अब आप वो चीजें, वो एक्सपेंसेस इंक्लूड करने जा रहे हो जो पूरी इकोनॉमी में हो रहे हैं, पर हम तो नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, इसमें एक्सपेंस का क्या काम है? तो सीधा सा रूल है बच्चों, अगर आप कुछ भी खर्च करते हो तो वो किसी ना किसी के लिए तो पॉकेट में जाता है ना पैसा, मतलब आपकी पॉकेट से निकलता है, किसी की पॉकेट में जाता है, यही होता है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि या तो हम पूरी इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट कर लेंगे या फिर हम एक्सपेंस कैलकुलेट कर लो, क्योंकि जो एक्सपेंस है वही किसी ना किसी की इनकम है। एक्सपेंस ऑफ वन इज एन इनकम ऑफ अनदर। बात समझ आ गई? तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, जहां जहां लोग एक्सपेंस कर रहे हैं ऑल टुगेदर इकोनॉमी में, वो सारे हम प्लस कर देंगे। तो सबसे पहला आता है इसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि जो हाउस होल्ड्स का खर्चा होता है, जो डेली नीड्स के लिए हाउस होल्ड्स खर्च कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें हम ऐड क्या करते हैं, दूसरी चीज इसमें हम ऐड करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल, या सिर्फ गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, गवर्नमेंट की जगह पब्लिक वर्ड भी लिखा हो सकता है, पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सबका मतलब सेम है कि गवर्नमेंट का क्या खर्चा हो रहा है। ठीक है, थर्ड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होती है हमारे पास ग्रॉस स्लैश नेट। ये दोनों में दी हो सकती है बच्चों, ग्रॉस स्लैश नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो हमने ऊपर जो खर्चे लिए दो, वो किस किस के थे, हाउस होल्ड के और गवर्नमेंट के। अब हम यहां पर किसके ले रहे हैं, जो प्राइवेट फर्म्स इन्वेस्टमेंट करती है, जो प्राइवेट फर्म्स की इन्वेस्टमेंट होती है, यानी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो भी हम यहां पे इंक्लूड करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसके अंदर दो सब हेडिंग्स है, एक है हमारे पास ग्रॉस स्लैश नेट, दोनों में दी हो सकती है किसी में भी, डोमेस्टिक फिक्स्ड, ध्यान देंगे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया यहां पर इसके लिए, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ कि ग्रॉस या नेट जो आपकी कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, यानी जो फर्म्स की इन्वेस्टमेंट है, उसमें से एक ऐसा पार्ट है इन्वेस्टमेंट का जो फिक्स है, यानी वो तो होगा ही होगा, कंफर्म है कि वो तो होना ही है हर बार। ठीक है ना, उसके अलावा फर्म्स और क्या इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो भी उनके पास स्टॉक में बदलाव हो रहा है, यानी जो भी वो प्रोडक्शन कर रही है। अब ड्यूरिंग द ईयर की प्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है ना, तो सेम कंसेप्ट चेंज इन स्टॉक वाला, चेंज इन स्टॉक जो कि यहां पर प्लस होगा इसके साथ, जो कि कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक, बात समझ आई? अच्छा, अब इसके अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो फिक्स्ड वर्ड लिखा होगा तो सब हेडिंग है, यानी तब मेरे को चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। लेकिन अगर फिक्स वर्ड नहीं लिखा तो ध्यान से देखो, ये मेन हेडिंग है, जिसकी सब हेडिंग है वो मेन से पूरी मिलती जुलती है, एक वर्ड का डिफरेंस है। इसमें जो डोमेस्टिक वर्ड लिखा है ये हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, ये ना भी लिखा हो तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। मेन आपको ये चेक करना है कि फिक्स्ड वर्ड लिखा है कि नहीं। ठीक है ना, सिर्फ इतना भी लिखा हो सकता है कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो डोमेस्टिक वर्ड से घबराने की जरूरत नहीं है, वो ना भी दिया हो चलेगा, वो हम ये मान लेते हैं कि वो डोमेस्टिक ही यानी विद इन इकोनॉमी की ही बात हो रही है। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है यानी फिक्स वर्ड नहीं है, तो मेन हेडिंग है, यानी उस केस में आप चेंज इन स्टॉक को इग्नोर कर सकते हो और इसको भी इग्नोर कर सकते हो अगर दिया हुआ है तो। अगर लेकिन फिक्स दिया हुआ है और मतलब ये नहीं दिया हुआ और सिर्फ फिक्स दिया है और चेंज इन स्टॉक दिया है, तो आपको दोनों लेने हैं, तो मेन हेडिंग बनेगी। ठीक है, घुमा फिरा के वही बात है कि अगर सब हेडिंग्स दी हुई हैं और मेन हेडिंग भी दी हुई है तो सब हेडिंग्स इग्नोर हो जाएंगी। ठीक है ना। तीसरी लास्ट जो फोर्थ चीज इसके अंदर ऐड होती है बच्चों, वो होती है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स। वो क्या होती है, नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि कैसे निकलती है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कैसे निकलता है ये, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो ये चार चीजें जब इसके अंदर ऐड कर देते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, जीडीपी एट एमपी। क्या आंसर आता है, जीडीपी एट एमपी। क्या जीडीपी एट एमपी आएगा सिर्फ? ध्यान दो, ये जो थर्ड आइटम है, अगर ये नेट में दिया होगा, यानी ये जो कैपिटल फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया अभी, अगर ये आपको नेट में दिया हुआ है तो उस केस में आपका आंसर आएगा एनडीपी एट एमपी, यानी ये ग्रॉस में भी आ सकता है, नेट में भी, डिपेंडिंग अपॉन दिस। ठीक है, इस आइटम पे डिपेंड करता है, यानी कैपिटल फॉर्मेशन अगर ग्रॉस में दी है तो जीडीपी एट एमपी आएगा, और अगर नेट में दी है तो एनडीपी एट एमपी आएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने आज कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपसे डिस्कस करी हैं,
ऑन अ सीए फाउंडेशन लेवल पहले बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जो भी हमने डिस्कस करा है, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है, सिर्फ इससे रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं अभी, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके पास इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसके अंदर इसके मेजर टॉपिक्स कवर होंगे, ठीक है ना। और इसको भी इग्नोर नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूं, ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आप एग्जाम में जाके आपको भूल जाते हो क्योंकि वो पुरानी मेमोरी हो जाती है, तो आपको याद नहीं आ रहा होता। तो इनको भी ब्रशअप करके जाना जरूरी है, ठीक है ना। तो जल्दी से कमेंट करेंगे बच्चों जो भी डाउट्स है, ताकि जल्दी से आपको उसका सॉल्यूशन मिले। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, जल्दी से जल्दी निकालेंगे हम वीडियो जिसके अंदर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा और मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे। तो इस चैप्टर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं आपके लिए यहाँ पर खड़ा हूं, जब तक चैप्टर के लिए आपको कोई जरूरत नहीं डरने की, ठीक है। ये चैप्टर को मैं इतना ईजी बना दूंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सबसे ईजी चैप्टर है पूरी इकोनॉमिक्स का। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।